कहानी की शुरुआत में हमें एक किंडरगार्टन का सीन दिखाया जाता है जहां बच्चे परफॉर्म कर रहे थे और वहां उन बच्चों के पेरेंट्स भी मौजूद हैं। इसमें जिस बच्ची ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई है उसका नाम है ओला और उसकी माँ का नाम है मार्ता। साल है 2004। वो पोलैंड के एक शहर में रहते हैं। मार्ता का एक बॉयफ्रेंड है जो कि एक नंबर का जुआरी और शराबी था और उसे ओला से जरा सा भी लगाव नहीं है। वो बस मार्ता के साथ ऐश करना चाहता है, वो भी उसी के पैसों से। वो मार्ता से डिस्को चलने के लिए कहता है, लेकिन मार्ता ओला को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, जिसके बाद वो अपने काम पर चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से ओला का ख्याल रखने के लिए कहती है। अब काम पर होते हुए वो बाहर खड़े हुए एक ट्रक को नोटिस करती है जिसमें एक क्लाउन बना हुआ था। बाद में वो अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके ओला के बारे में पूछती है। बॉयफ्रेंड बताता है कि वो प्लास्टर के साथ खेल रही है। मार्ता उससे कहती है कि ओला को डस्ट से एलर्जी है, इसीलिए ओला बाहर जाकर साइकिल चलाए। जब वो वापस घर आती है तो देखती है कि ओला की साइकिल घर से थोड़ी दूर पर गिरी हुई थी। वो घबरा जाती है और भागते हुए घर आई जहां उसका बॉयफ्रेंड दारू पीकर चिल कर रहा था। वो उससे ओला के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो यहाँ वहाँ खेल रही होगी, लेकिन ओला कहीं नहीं थी। वो कुछ लोगों के साथ ओला को ढूंढने निकल पड़ी। तब एक बच्ची उसे बताती है कि वो एक गंदे से दिखने वाले आदमी का हाथ पकड़कर चली गई। उन अंकल ने उसे भी टॉफी का लालच दिया था, लेकिन उसने वो टॉफी नहीं खाई, लेकिन ओला ने वो टॉफी ले ली थी। और फिर उस अंकल ने ओला के कानों में कुछ कहा और ओला उसके साथ चली गई। कुछ देर बाद उसे मिट्टी पर ओला के शूज के निशान मिलते हैं और फिर एक जगह उन्हें ओला की ड्रेस और उसके कटे हुए बाल मिले। वहीं पर मार्ता को एक रशियन कैंडी का रैपर भी मिलता है जिसका लालच देकर ओला का किडनैप किया गया था। मतलब जिसने भी ओला का किडनैप किया है वो रशिया से थे। मार्ता अपनी कार रशिया के बॉर्डर की तरफ तेजी से भगाने लगी, लेकिन कार की रफ्तार तेज होने की वजह से एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम गॉक था उसे रोक लेता है। मार्ता उसे बताती है कि उसकी बेटी का किडनैप हो गया है और वो उसे रशिया ले जा रहे हैं, लेकिन गॉक उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए कह रहा था। वो उसे बताती है कि उन लोगों ने उसकी बेटी का घर के सामने से किडनैप करके उसके बाल काट दिए हैं। उसे रशियन कैंडी का रैपर भी दिखाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गॉक उसे उसकी कार में बैठने के लिए कहता है और वो दोनों रशिया के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर रशियन पुलिस उन्हें रोक लेती है। मार्ता की नजर उसी ट्रक पर पड़ी जिसे उसने अपने ऑफिस के बाहर देखा था। उसे यकीन है कि उसी में उसकी बेटी ओला है, लेकिन रशियन पुलिस उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। मार्ता को जबरदस्ती रोक लिया जाता है। रशियन लैंग्वेज न आने की वजह से गॉक और मार्ता उन पुलिस वालों को अपनी बात नहीं समझा पाते। मार्ता अपनी बच्ची के लिए रोने लगी और कहती है कि अगर गॉक उससे पूछताछ करने में टाइम बर्बाद नहीं करता तो वो उस ट्रक को बॉर्डर पार करने से पहले ही पकड़ सकती थी। गॉक को भी लगने लगा है कि ये सब उसी की गलती है। अब हमें 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है। जगह है रशिया। यहाँ हम कुछ बच्चों को एक फ्लैट में देखते हैं। तभी वहाँ गैस पाइप फटने की वजह से धमाका हुआ और फिर एक आदमी जिसका नाम ओलेग है उन सारे बच्चों को लेकर बाहर आ गया। फायर ब्रिगेड वाले आते हैं और उनमें से एक फायर फाइटर को उसी फ्लैट के बाथरूम से बच्चों की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें मिली। पुलिस ने ओलेग को अरेस्ट कर लिया। उन बच्चों में से एक लड़की जिसका नाम वाडा है पुलिस से हाथ जोड़कर कहती है कि ओलेग को छोड़ दो, लेकिन पुलिस उन बच्चों को वहीं छोड़कर चली गई। और फिर ऑफिसर तानिया ओलेग से पूछताछ करती है और पूछती है कि क्या उसे छोटे बच्चों का शौक है। वो उन्हें बच्चों की तस्वीरें दिखाकर पूछती है कि उसका इन सब से क्या रिश्ता है, लेकिन ओलेग कुछ भी ना जानने का नाटक करता है और बताता है कि वो अपना फ्लैट कई बार किराए पर दे चुका है। उसे नहीं पता कि ये सब किस इंसान की करतूत है। ऑफिसर की बातों से हमें पता चलता है कि सारे बच्चे पोलैंड से हैं, मतलब इन सारे बच्चों की तस्करी करके यहाँ लाया गया था। फिर हम तानिया को उसके सीनियर के साथ देखते हैं जो उसे बताता है कि एक पॉलिश पुलिस ऑफिसर 4 साल से एक पॉलिश लड़की ओला को ढूंढ रहा है और उसे यकीन है कि उन फोटोज में से एक लड़की ओला है, लेकिन वो उस ऑफिसर की कोई मदद नहीं करना चाहता और तानिया से उस ऑफिसर को जल्दी से वापस भेजकर केस क्लोज करने के लिए कहता है। हमें पता चला कि गॉक ही वो ऑफिसर है जो 4 साल से ओला को ढूंढ रहा है। वो उन वीडियो टिप्स को देख रहा था जो ओलेग के फ्लैट से मिले थे और उसे एक वीडियो में वो बॉटल दिखाई देती है जो 2008 में सिर्फ पोलैंड में यूज हुआ करती थी।
मतलब ओलेग पोलैंड जाकर बच्चों का किडनैप करता था। ओलेग का एक भाई है जिसका नाम है क्रिल। ऑफिसर उससे कहती है कि अगर वो सब कुछ कन्फेस करता है तो वो इन बच्चों की किडनैपिंग का सारा ब्लेम उसके भाई पर लगा देंगे, और अगर नहीं तो वो उन बच्चों को ऑर्फन भेजने की धमकी देती है जहां बच्चों के साथ गलत काम किया जाता था। लेकिन ओलेग उन्हें सपोर्ट करने से मना कर देता है। वहीं गॉग को पता चलता है कि उन फायर फाइटर्स ने बच्चों को सड़क पर अकेला छोड़ दिया है। गॉग ऑफिसर से जानना चाहता है कि क्या उनके पास उन बच्चों की तस्वीरें हैं। ऑफिसर बताती है कि उन्हें एडॉप्शन पेपर्स पर उन बच्चों की तस्वीरें मिल जाएंगी क्योंकि ओलेग ने उन्हें लीगली एडॉप्ट किया है। गॉग ऑफिसर के पास जाता है और पूछता है कि उन्होंने बच्चों को इस तरह सड़क पर क्यों छोड़ दिया, और अगर वो उन बच्चों का पता नहीं लगा पाया तो वो उसकी कंप्लेंट इंटरपोल में कर देगा। गॉग के पास ओला की कुछ फोटोज हैं और अब वो कैसी दिखती होगी वो तस्वीर भी उसके पास थी, और उन अडॉप्ट किए गए बच्चों में से एक का चेहरा बिल्कुल ओला की तस्वीर से मेल खा रहा था। मतलब ओलेग के पास जो बच्चे हैं उनमें से एक ओला भी थी जिसका नाम उसने वाडा रख दिया था। अब यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि ओलेग चाइल्ड ट्रैफिकिंग में शामिल है और ओला का किडनैप उसी ने किया था। लेकिन गॉग को पता चलता है कि सीनियर ऑफिसर ने ओलेग को छोड़ दिया है और केस भी क्लोज कर दिया गया था। अब ऑफिसर अपने सीनियर को बताती है कि उन 5 बच्चों का किडनैप किया गया था और इंटरपोल ने उनके इस शक को कंफर्म किया है। वहीं गॉग को पता चला कि ओलेग का एक भाई है क्रिल। ओलेग उन बच्चों को लेकर अपने भाई क्रिल के पास आ जाता है। क्रिल को पता लग गया है कि उसे पुलिस ने अरेस्ट किया था, इसीलिए अब वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और ओलेग से उन बच्चों को बेचने के लिए कहता है। ओलेग चाहता है कि वो वाडा यानी कि ओला को उसके पास रहने दे। ओलेग दरअसल ओला के साथ ज्यादा इन्वॉल्व था और उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। क्रिल उसे समझाता है कि वो उसके लिए एक नए बच्चे का बंदोबस्त कर देगा। फाइनली उन बच्चों को ट्रक में भर दिया गया, ये कहकर कि वो सब छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। तब तक वहाँ गॉग और तानिया भी आ चुके थे, लेकिन ट्रक तब तक निकल चुका था। वो ओलेग को टॉर्चर करके जान लेते हैं कि बच्चों को बेचने के लिए यूक्रेन के एक शॉपिंग मॉल में ले जाया जा रहा है। वहीं क्रिल जब यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंचा, वहां एक पुलिस वाला उसके ट्रक को रोक कर छानबीन करने लगा। तभी एक दूसरा पुलिस वाला वहां आकर अपने साथी से कहता है कि वो क्रिल को जानता है और ये ट्रक वो खुद चेक करेगा। दरअसल ये पुलिस वाला भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है और ऐसे इलीगल काम को पैसों के लिए सपोर्ट करता था। उसे पता है कि इस ट्रक में बच्चों की तस्करी की जा रही है, लेकिन वो पैसे लेकर उस ट्रक को जाने देता है। तानिया यूक्रेन नहीं जा सकती, इसीलिए वो गॉग के लिए एक कार अरेंज करवाती है जिससे वो यूक्रेन जा पाए। यूक्रेन पहुंचकर उसे एक शॉपिंग मॉल के बाहर वही ट्रक दिखता है, लेकिन जब वो उस ट्रक को चेक करता है उसके अंदर कोई नहीं था। क्रिल उन बच्चों की 2 आदमियों से डील कर रहा था। मोल भाव करने के बाद वो आदमी उन सारे बच्चों को खरीद लेता है। उधर गॉग भी मॉल पहुंच गया था और सिक्योरिटी से झूठ कहता है कि उसकी बेटी का इस मॉल में किडनैप हो गया है ताकि मॉल के सभी एग्जिट को बंद कर दिया जाए। और तब उसी कैम में वो 5 बच्चे दिख जाते हैं, लेकिन वो आदमी उन बच्चों के साथ मॉल से बाहर जा चुका था। जिसके बाद कहानी 5 साल आगे जाती है। जगह है इंग्लैंड। हम एक बच्ची को देखते हैं, उसकी हालत काफी खराब थी। उसने बड़ी लड़कियों की तरह मेकअप किया हुआ था। फिर वो ट्रेन के आगे कूद जाती है। गॉग को ऑफिसर जेमी का कॉल आता है। दरअसल जेमी को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गॉग पोलैंड से किडनैप हुए 5 बच्चों को ढूंढ रहा है और उन्हें उनमें से एक बच्चा मिल गया था। गॉग को उस बच्चे की पहचान के लिए बुलाया जाता है और ये वही बच्ची थी जिसने ट्रेन के आगे कूद कर सुसाइड कर लिया था। वो 14 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। ऑफिसर को पता चलता है कि वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की विक्टिम है। उन्हें उस बच्चे के फोन से कुछ तस्वीरें भी मिलती हैं और एक तस्वीर के बैकग्राउंड से उन्हें उस जगह का पता लग जाता है जहाँ से तस्वीरें खींची गई थी। गॉग तस्वीर में मौजूद उन सारी प्लेसेस को चेक करने को कहता है और फाइनली उन्हें वो जगह मिल जाती है। पुलिस उस जगह पर रेड मारती है। उस फ्लैट के अंदर उन्हें स्टेफनी नाम की एक औरत और एक बच्ची मिली जिसे एक एडल्ट की तरह कपड़े पहनाए गए थे। स्टेफनी एक फोटोग्राफर है और चाइल्ड ट्रैफिकिंग माफिया के लिए काम करती है। स्टेफनी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ऑफिसर्स उस बच्ची से उसका असली नाम पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें कॉपरेट नहीं करती। उल्टा वो गॉग को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। एक बच्ची को इतनी मैच्योर हरकत करते हुए देख गॉग दंग रह गया। वो उसे ओला की एक पुरानी फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने इसे कहीं देखा है। उस फोटो को देख वो लड़की बाथरूम जाने की बात करती है।
गॉक स्टेफनी का लैपटॉप चेक करता है जिसमें उस बच्ची की गंदी गंदी तस्वीरें थी, जैसे कि वो उन्हें ट्रीट करने के लिए इनका यूज करने वाली हो। गॉक को उस बच्ची की शक्ल ओला से मिलती जुलती लगी और वो श्योर हो जाता है कि ये बच्ची ओला ही है। वो बाथरूम जाकर उसे बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला वो बाथरूम का लॉक तोड़ देता है और देखता है कि ओला खिड़की के रास्ते भाग गई थी। ऑफिसर्स स्टेफनी से पूछताछ करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उसकी बॉस कौन है, वो किसके लिए काम करती है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती, बल्कि वो गॉक के साथ गंदी गंदी बातें करने लगती है। उधर हम ओला को जैस्मिन नाम की एक औरत के साथ देखते हैं। वो पुलिस हेडक्वार्टर आई थी और सीनियर ऑफिसर से स्टेफनी को छोड़ने के लिए कहती है, वरना इस केस में वो भी बुरी तरह फंस सकता था। असल में ये आदमी भी छोटी बच्चियों का शौकीन है। जैस्मिन उसे बताती है कि उसके पास एकदम फ्रेश माल आया है, क्या वो उन्हें टेस्ट नहीं करना चाहेगा? मतलब बच्चों की तस्करी में काफी बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। स्टेफनी को छोड़ दिया जाता है। गॉक स्टेफनी का पीछा करता है। जैस्मिन स्टेफनी के पास आती है और उससे पूछती है कि उसने पुलिस वालों को क्या बताया। स्टेफनी कहती है कि उसने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन जैस्मिन उस पर यकीन नहीं करती और उसके रिंग फिंगर को कटर से काट देती है। स्टेफनी के जाते ही गॉक स्टेफनी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। जब उसे होश आया वो अपने ही घर में एक पोल से बंधी हुई थी। गॉक उससे ओला के बारे में पूछता है, लेकिन स्टेफनी फिर से उसके साथ गंदी गंदी बातें करने लगी। उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, इसलिए गॉक उसकी आंख फोड़ देता है और तब स्टेफनी उसे उस जगह का एड्रेस देती है जहां उसे ओला मिल सकती थी, लेकिन वहां जाने के लिए उसे खास कॉस्ट्यूम और एक खास पासवर्ड पता होना चाहिए, जो स्टेफनी उसे बता देती है। गॉक उस कॉस्ट्यूम को पहनकर एक अजीब सी जगह आता है और देखता है कि वहां सभी ने उसी तरह की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी और छोटे बच्चों को उन्होंने मनोरंजन का साधन बनाया हुआ था। वहां जैस्मिन एक बच्चे पर किसी तरह का रिचुअल कर रही थी और जैसे ही वो उसे मारने वाली थी, गॉक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ जैस्मिन उसे बेहोश करके एक चेयर से बांध देती है और यहाँ वो पुलिस हेड भी मौजूद था, जो जैस्मिन को बता देता है कि गॉक एक पुलिस वाला है और उसे एक पॉलिश लड़की की तलाश है जो उन्हीं के पास थी। फिर वो ओला को गॉक के सामने लाते हैं। यहाँ जैस्मिन उसे बताती है कि उसने ओला के शरीर की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है ताकि उसकी बॉडी को मैच्योर दिखा सके। उसने ओला के गले के टॉन्सिल्स भी रिमूव करा दिए थे ताकि उसके साथ आदमी अच्छे से एंजॉय कर सके। फिर जैस्मिन ओला को गॉक को ओएल देने के लिए कहती है। गॉक उसे मना करता है, लेकिन ओला नहीं सुनती। उसे ऐसा करते देख गॉक अपनी आंखें बंद कर लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर जैस्मिन गॉक से कहती है कि अब वो भी उनमें से एक हो गया है। इस हादसे के बाद से गॉक डिप्रेशन में चला गया। उसे खुद से नफरत होने लगी थी। उधर स्टेफनी को भी मरवा दिया गया। गॉक अपना इलाज कराने एक दिमाग के डॉक्टर के पास आया और उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताने लगा। उसे लगता है कि उससे कोई पाप हो गया है। डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने अपनी मर्जी से वो सब नहीं किया था, इसीलिए गिल्ट फील करना बंद कर दे। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से गॉक छोटी लड़कियों को अजीब निगाहों से देखने लगा था। वो फिर से जैस्मिन के पास आता है और उससे कहता है कि वो उसे ओला दे दे, वो उसे लेकर यहाँ से चला जाएगा। यहाँ जैस्मिन उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम ओला को डॉक्टर के पास देखते हैं, जो उसे फिर से कुंवारी बनाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि जैस्मिन ने उसे थाईलैंड में किसी को बेच दिया था और कुंवारी लड़कियों के ज्यादा पैसे मिलते हैं। गॉक उस आदमी का नाम जानना चाहता है, लेकिन जैस्मिन उसे उस आदमी का नाम नहीं बताती। वो उसे कहती कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ क्राइम है। वर्ल्ड में हर साल लाखों बच्चों की तस्करी की जाती है और उसे लगता है कि वो एक बच्ची को बचाकर ये सब रोक पाएगा। अब कहानी 4 साल आगे बढ़ती है। जगह है बैंकॉक। गॉक ओला को ढूंढते ढूंढते बैंकॉक आ गया था, जहां वो कुछ स्कूल गर्ल्स को देखता है कुछ अलग निगाह से, और पीछे से एक आदमी उसे हॉर्न मारते हुए गाली देता है। इस आदमी का आगे एक अहम रोल है, क्योंकि ये आदमी असल में ओला का नया क्लाइंट, उसका बॉस और उसका बॉयफ्रेंड है। जॉन काफी नशे में है और ओला के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाता। दरअसल जॉन कुछ भी करने के लायक नहीं था और ऊपर से वो एक बहुत ही बड़ा साइको भी है। ओला खुद को एक चेयर से हैंडकफ करके बांध देती है और फिर जॉन से बहुत बुरी तरह मारता है।
बाद में वो ओला से माफी मांगता है। ओला कहती है कि उससे बहुत प्यार करती है। जॉन उसे उसका प्यार प्रूफ करने के लिए कहता है और फिर हम ओला को टैटू शॉप पर जॉन के नाम का टैटू बनवाते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो अपने नए क्लाइंट से मिलने के लिए तैयार होती है और हम देखते हैं कि कॉक ने उसे बुक किया था। उसे देख वो दरवाजा बंद कर लेती है। कॉक उसे वापस घर चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। उसे उसकी बचपन की फोटोज दिखाता है। वो पूछती है कि उस बच्ची ने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है। कॉक बताता है कि ये उसकी फेवरेट कैंडी थी, लेकिन ओला को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो वापस जाने से मना कर देती है। कॉक उसे अपना फोन नंबर देकर कहता है कि अगर वो अपना मन बदलना चाहती हो तो उसे कॉल कर ले। वो उसकी फोटो क्लिक करता है उसकी मॉम को भेजने के लिए। फिर हम मार्था को देखते हैं। वो कॉक से पूछती है कि वो दोनों वापस कब आ रहे हैं। कॉक बताता है कि ओला वापस नहीं आना चाहती। उधर ओला जब जॉन के साथ थी उसे ब्लीडिंग होने लगती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन जॉन उस पर चिल्लाने लगता है। अब वो अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती, लेकिन ये बात वो जॉन से छिपाती है। अगले दिन जब वो वापस अल्ट्रासाउंड करवाने गई अपने बेबी को देख वो काफी इमोशनल हो जाती है। डॉक्टर उसे एक मेडिसिन देता है जिसको लेने के बाद बेबी धीरे धीरे खुद मर जाएगा। जॉन उसका हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रहा था। ओला कॉक को फोन करके हॉस्पिटल बुलाती है। वो अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए उसने कॉक के साथ जाने का फैसला किया। जॉन जब ओला को कॉक के साथ देखता है वो उस पर चिल्लाने लगता है। कॉक ओला को लेकर वहाँ से चला गया। जॉन भी उनका पीछा करने लगा और वहाँ खड़े लोकल गुंडों को पैसों और ओला के साथ मजा करवाने का वादा करके ओला को उसके पास लाने के लिए कहता है। उधर ओला जानना चाहती है कि गॉक उसकी इतनी केयर क्यों करता है। गॉक कहता है कि तुम बताओ, तुम अपने बेबी की इतनी केयर क्यों करती हो। ओला कहती है उसे नहीं पता। गॉक कहता है कि कुछ चीजें हमें नहीं पता होती, लेकिन हमारा उनसे एक लगाव हो जाता है और हम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। फिर बाहर निकलते ही वो गुंडे कॉक पर हमला कर देते हैं। गॉक के कंधे पर गोली लग जाती है, लेकिन वो भागने में कामयाब होते हैं। गॉक ने उसके वापस जाने का सारा इंतजाम कर दिया था। ओला गॉक को किस करने लगती है, लेकिन गॉक उसे मना कर देता है। ओला उससे कहती है कि वो उन लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं है जो लड़कियों का यूज करते हैं। ये सुनने के बाद गॉक को काफी राहत मिलती है, क्योंकि जैस्मिन ने उसे कहा था कि वो अब उनमें से एक है। अपनी फ्लाइट में बैठने के बाद ओला गॉक को फोन करती है। गॉक उसे बताता है कि वो उसके साथ वापस नहीं आ रहा, उसे कोई दूसरा इम्पोर्टेंट काम है। ये सुन ओला रोने लगी। बाद में हम गॉक को उसी जगह देखते हैं जहाँ जैस्मिन अपनी अजीब शौक पूरा किया करती थी। गॉक वहाँ मौजूद सभी आदमियों को मार डालता है और लास्ट में जैस्मिन को भी। फिर वो सारे बच्चों को वहाँ से निकालता है। तब तक पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी। गॉक को बाइबल में लिखी हुई एक लाइन याद आती है कि अगर आपने बच्चों के साथ कुछ बुरा काम किया है तो आपको जीने का कोई हक नहीं है। इसके बाद वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियां खत्म हो चुकी थी। वो बाहर आकर पुलिस की तरफ खाली गन पॉइंट करता है ताकि पुलिस वाले उसे गोली मार दें और पुलिस उसे गोलियों से भून डालते हैं। गॉक खुद को उस इंसिडेंट के लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाया जब उसने मार्था को बेवजह रोक लिया था और उसकी बेटी हमेशा के लिए उससे अलग हो गई थी। अगले सीन में हम ओला को पोलैंड अपने घर वापस जाते हुए देखते हैं, जहां वो अपनी फेवरेट कैंडी खाती है और उसे काफी सुकून मिलता है। लास्ट में वो अपने घर की बेल बजाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।